नमस्कार। एनसीईआरटी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिमरन सिंह और दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है अपने आप को स्वस्थ रखना, क्योंकि यदि आप स्वस्थ होंगे तभी तो आप जीवन के अन्य काम भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं अपने इस खास कार्यक्रम का 5वां संस्करण, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करने वाले हैं अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी के माध्यम से कैसे कमर के दर्द को या कमर से जुड़े हुए किसी भी अन्य रोग को जल्दी से ठीक किया जा सकता है। आपको बता दें कि अपने पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कंधे के दर्द से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में और कैसे इस चिकित्सा के माध्यम से उससे निजात पाया जा सकता था। और आज इस चर्चा पर और अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। चलिए उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगी हमारे सभी दर्शकों से। आप राष्ट्रपति भवन के पूर्व न्यूरोथेरेपी सलाहकार रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, साथ ही आरोग्य पीठ के संस्थापक भी हैं। इसके अतिरिक्त आपने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति अर्धनारीश्वर चिकित्सा को वर्तमान में वेलनेस न्यूरोथेरेपी के रूप में पूरे विश्व में स्थापित किया है और इसके कोर्स करिकुलम हेतु ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग की भी शुरुआत की गई है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। आपकी सेवाओं को देखकर भारत सरकार ने आपको कौशल आचार्य उपाधि से भी सम्मानित किया है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के अपने 5वें संस्करण में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी के माध्यम से कमर के दर्द को या कमर से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य रोग है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। सर, सबसे पहले तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं अर्धनारीश्वर चिकित्सा की, अपने आप में ये सुनने में एक भारी भरकम शब्द लगता है, इसे हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सरल बनाएंगे। जी सिमरन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं दर्शकों को अर्धनारीश्वर चिकित्सा के संबंध में बताऊंगा। भारत में हजारों वर्षों पहले से ही स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़े अनुसंधान हुए हैं। हमारे ऋषियों ने शरीर और मन के आरोग्य पर बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल। तो उन महान ऋषियों ने आध्यात्म की यानी ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं में जिस ज्ञान को पाया था, यानी शरीर का आधा हिस्सा एसिड और आधा एल्कलाइन है, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक इड़ा है, एक पिंगला है, एक ठंडा है, एक गर्म है, एक दिन है, एक रात है, सब शरीर में ही है। तो अर्धनारीश्वर और नाभि, इन दोनों के अंतर्गत ढांचे और केमिकल को संतुलित करके रोग को ठीक करने वाली, और अगर मैं ऐसे बोलूं इसको कि डिसईज तो हजारों हैं, डिसऑर्डर्स केवल 7 हो सकते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम 11 हैं, लेकिन डिसबैलेंस अर्धनारीश्वर का होगा वो सिर्फ 2 ही हो सकता है। तो अर्धनारीश्वर का एसिड एल्कलाइन का डिसबैलेंस अगर हम बैलेंस करेंगे तो डिसऑर्डर ऑर्डर में आएंगे, तो हजारों डिसईज ईज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी को हम अर्धनारीश्वर चिकित्सा यानी वेलनेस न्यूरोथेरेपी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कमर का दर्द अक्सर किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या ऐसे लोग जिनका बहुत ज़्यादा लॉन्गर वर्किंग आवर्स या फिर डेस्क जॉब होती है कि आपको कंप्यूटर के सामने बैठे रहना और एक पर्टिकुलर पोस्चर में हम काम करते हैं, तो मुझे लगता है शायद उनमें ये समस्या ज़्यादा मिलती है, और क्या ये उम्र से भी जुड़ी हुई है? सिमरन जी, कमर दर्द एक ऐसा विषय है कि जिसको आज उम्र से नहीं तोल सकते जी। मेरे पास अभी तक लाखों बच्चे और बड़े बुजुर्ग सब प्रकार के रोगी मैंने देखे हैं। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, लाखों, सैकड़ों नहीं, ऐसे देखे हैं। और कमर दर्द के लिए मैंने 10 साल का बच्चा भी देखा है, एक 25 साल का युवक भी देखा है, बिल्कुल, और 70 साल 80 साल 90 साल के बड़े बुजुर्ग को भी देखा है, स्त्री को भी देखा है और पुरुष को भी देखा है। तो न इसमें जाति है, न इसमें उम्र है, न इसमें लिंग है, और हर व्यक्ति जीवन में पूरे जीवन की यात्रा में कभी न कभी कमर दर्द का सामना कर ही लेता है। एक कॉमन बीमारी है जिसको हम उम्र से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ आज के समय बहुत अधिक जिनके अंदर मिलता है वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में बहुत अधिक मिलता है।
और सर इसके क्या लक्षण हैं, कैसे पता लगता है कि ये समस्या कितनी सिवियर है, यानी कि इसके इलाज की ज़रूरत है? ये लोकल एरिया का दर्द भी हो सकता है कमर का, यानी पूरी स्पाइन की बात करें तो जो लंबर का एरिया है, इस लंबर के एरिया में यानी जहां पेटी बांधते हैं, इस पर्टिकुलर लोकल एरिया में दर्द हो सकता है। किसी एक बटक्स में हो सकता है, यानी राइट या लेफ्ट किसी एक बटक में हो सकता है। कभी वो दोनों बटक्स में भी हो सकता है। कभी थाइज के अंदर भी दर्द आ सकता है, और इवन कभी कभी जिसको हम सैटिका दर्द बोलते हैं, वो तो पूरा हिप से लेकर के और एड़ी तक ये पूरे एरिया में ऐसा दर्द निकल आता है। किसी को नमनेस आती है, झिनझनी आती है। अगर ये कभी एडवांस ये दर्द आने लगे तो किसी किसी को यूरिन और मोशन की भी तकलीफ आने लगती है। वहां पर भी उसको पता नहीं चलता कि क्या हो गया, यानी यूरिन और मोशन का एरिया भी नमनेस में आ जाता है। बिल्कुल। चलने में, झुकने में कठिनाई आने लगती है। थोड़ी देर कुछ लोगों को ऐसा होता है, अभी थोड़ी देर बैठे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, जैसे ही खड़े हो जाएंगे दर्द आने लगेगा। कुछ लोग आगे झुकेंगे तो दर्द आएगा, कुछ पीछे झुकेंगे तो दर्द आएगा। ऐसे ही सीढ़ियां चढ़ेंगे तो कमर में तकलीफ आ जाएगी। पर बड़ी तादाद में जो दर्द देखने को मिलता है वो व्यक्ति खड़ा होकर के चले, थोड़ा लंबा समय चले तो उसको दर्द रेडिएट होने लगता है। साइटिका वगैरह अनेक नाम से इसको हम जानते हैं। और सर अगर आपसे पूछा जाए कि कमर दर्द की समस्या के मुख्य कारण क्या हैं, तो सबसे ऊपर कौन सा कारण है? तो सबसे बड़ा है ये टेंशन, तनाव। कमर दर्द का बड़ा कारण सिमरन जी ये तनाव है। अब आप कहेंगे कि नहीं, तनाव की बात तो नहीं है, लॉन्ग सिटिंग हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसका डाइजेशन ठीक नहीं है, अगर वो लॉन्ग सिटिंग रखेगा, लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करेगा या फाइलिंग वर्क करेगा, जो इसका मूवमेंट बहुत कम है, ऐसे व्यक्ति को कमर दर्द बहुत जल्दी आ जाएगा। तो लॉन्ग सिटिंग। दूसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो लोग बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखते ही नहीं है, तो ऐसे में डिजेनरेशन चेंज बहुत जल्दी होने लगता है कमर के अंदर। तीसरा, कोई अन्य रोग भी हो सकता है, जैसे मान लो किसी को स्टमक की कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, कोई स्टोन हो गया, कोई कॉन्स्टिपेशन अधिक लंबा पुराना हो गया, कोई पेट की टीबी हो गई, यानी एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। ऐसी अन्य बीमारियों के कारण भी कमर का दर्द आता है। और फिर एक दूसरा आता है, वो आता है सडन चोट लगना। अब आपने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा होगा और सुना होगा कि वो सुबह जगने के बाद जैसे ही ब्रश करके कुल्ला करने के लिए झुके, वो सीधे नहीं हो पाए, टंग गए। इसको बोलते हैं क्रैम्प्स होना। यानी अचानक जो क्रैम्प्स आते हैं वो लैक ऑफ कैल्शियम के कारण आते हैं, लैक ऑफ सोडियम के कारण आते हैं, जो हमारे डाइजेशन से ही हमारे को मिलता है। तो कमर दर्द के बहुत सारे कारण हैं, और मैं यहाँ आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कमर दर्द को लेकर। कैसे जाने कि वो कमर दर्द गैस के कारण है और पेट के कारण है? तो सुबह उठकर, यानी सुबह अगर कोई व्यक्ति 5 बजे से पहले उठेगा तो पेट के रोग वाले व्यक्ति को उस समय दर्द नहीं होगा। 5 से 7 बजे के बीच में जो उठता है और बैक में स्टिफनेस आती है, इसका मतलब 100% उसका कारण पेट है। एक्सरे और एमआरआई सिमरन जी कभी भी कमर दर्द को बताते नहीं, प्रूव नहीं करते। मैं बोलता हूं इस बात को, आप और हम, मेरे कमर दर्द नहीं है, आपको भी कमर दर्द नहीं है, अभी एमआरआई कराएंगे तो उसमें डिजेनरेशन के कारण डिस्क बल्ज आएगा। तो डिस्क बल्ज, प्रोट्रूशन या मान लो अन्य ऐसी जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, ये दर्द का कारण नहीं है, ये हमारे गलत पोस्चर के कारण से हमारी पोजीशन तो चेंज हुई। अब अगर हमने पाचन ठीक नहीं है, तब फिर ये कमर का दर्द हमारे को हावी हो जाएगा। तो सर जैसे हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इस संबंध में ये भी जानना चाहेंगे कि खान पान में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें कंज्यूम किया जा सकता है, जिनका सेवन किया जा सकता है, और यदि किसी को कमर दर्द की समस्या है या कमर से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य रोग है, तो खाने में कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? कमर दर्द ही नहीं, दर्द कोई भी हो तो उसमें खाने पीने के लिए क्या खाना जी, क्या नहीं खाना, कितना खाना, कब खाना, कहाँ खाना और कैसे खाना, ये सारे प्रश्न इस पे अप्लाई होते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या खाना क्या नहीं खाना। तो कड़ी, राजमा चावल, उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूल गोभी, बैगन, कटहल, मटर, ये वादी का कारण है, वायु बढ़ाती हैं, इसलिए इन्हें जब दर्द हो गया है तब उस समय अवॉइड करना चाहिए। मैं यहाँ एक बात जरूर बताऊंगा कि आपको दर्द नहीं है तो ये सब जरूर खाइए, और दर्द ठीक हो गया तो थोड़े दिनों के बाद फिर से खाइए, लेकिन जब दर्द है तब वायु मत बढ़ाइए, ये उससे आपको दर्द का कारण बनेगी। तब क्या खाइए जब दर्द आ गया? तो नाश्ता है,
लंच है, डिनर है, इसमें घिया, तोरी, टिंडे, परवल ये दिन में खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं। पालक अगर खाना है तो मूंग की दाल मिलाइए। अरहर की दाल अगर दिन में खानी है, रात को नहीं दिन में खानी है, तो उसमें मूंग की दाल मिला लीजिए। स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। रात के समय पर खिचड़ी ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं। सब्जी जो मैंने सब्जियां बताई, इनके साथ रोटी ले सकते हैं। हाँ, दाल और चावल अलग अलग खाना और खिचड़ी बना के खाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ही हम खिचड़ी बनाते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है और वो बात नाशक हो जाती है। जब हम चावल और दाल खाते हैं और खासकर रात को खा लें तो वायु बढ़ जाती है। इसीलिए इनको एक तो भोजन में हमें ध्यान में रखना है, क्या खाना ना क्या ना खाना। सारे फल खा सकते हैं, रात को दाल, दही, सलाद और फल ये रात को नहीं खाने चाहिए, अन्यथा दर्द बढ़ेगा, ये पचेगा नहीं। जैसे कहते हैं ना, दिन में खीरा हीरा, रात को खीरा पीड़ा। रात को बहुत भयंकर दर्द कर सकता है, इसीलिए वहां बचना चाहिए। रात्रि का भोजन लेट करने से भी हमें बचना चाहिए। सामान्यतः रात का खाना 8, सवा 8 और लेट से लेट 8:30 तक फिनिश करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जब भी हम खाना खाने और सोने में 2.5 घंटे से कम का अंतर रखेंगे तो खाना पचेगा नहीं। पाचन का संबंध जठराग्नि से है, जो हमारी अग्नि है, और अग्नि का संबंध सूर्य से है। जब सूर्य प्रखर है तो अग्नि प्रखर है, सूर्य मंद है तो अग्नि मंद है। मंद अग्नि में आप कुछ भी बनाओगे तो वो तो पकेगा ही नहीं, खराब भी करेगा। तो इसीलिए 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास जितना नजदीक खा लें उतना अच्छा। कभी कभी लेट खा लिया तो चलेगा, लेकिन रूटीन नहीं, वो तो परिणाम देगा ही। ऐसे ही एक बार खाया और दोबारा खाने में 2.5 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। और खाने के बाद कभी भी ठंडी चीज नहीं लेनी चाहिए। ऐसा लेने से आपकी अग्नि जो है ना, जठराग्नि, ये मंद हो जाती है। तो भोजन अगर ठीक है तो चिकित्सा बहुत जल्दी लाभ देगी और परमानेंट लाभ देगी। और भोजन अगर ठीक नहीं है तो आज ठीक कल फिर दर्द, ऐसा ही होता रहेगा। तो भोजन को ठीक करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो जैसे हम ठीक करने की बात कर रहे हैं, हर रोज़ आप इतने सारे रोगियों का इलाज करते हैं, तो ऐसे में कोई खास वाक्य, कुछ भी जो आपको याद आता हो, कोई उदाहरण आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? सिमरन जी, मैंने सारे देश में बच्चों को भी देखा, और जब देखा तो मेरे मन में ये बड़ी पीड़ा होती थी कि इतने कमर दर्द, कैपेसिटी कम कर देती है, व्यक्ति की क्षमता कम कर देती है, प्रोडक्टिविटी कम कर देती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये इस चीज़ को कॉमन बच्चे सीखें तो घर परिवार में इनका इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। और यही सोचकर अभी इसी पिछले वर्ष दिल्ली में हमने दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, इनके बच्चों को एक टारगेट किया। हमें लगा कि बच्चे ये सीखेंगे तो अपने घर परिवार के लोगों का घर में इलाज कर लेंगे। पिताजी को, माताजी को कमर दर्द है, कौन देखेगा इनको? तो ऐसा हमने किया और लगभग 5,000 से अधिक बच्चों को हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग बच्चों को दी। और उनको ट्रीटमेंट ऑनलाइन सिखाने के बाद सिलेक्ट करके कुछ 15 से बच्चे हमने बुलाए और उनको 2 दिन की और ट्रेनिंग दी। उनको देखा कि देखें अब तुमको करना आ गया कि नहीं आ गया। फिर यहीं दिल्ली में ही प्रोमिनेंट लोगों के साथ मिलकर, जो हमारे एजुकेशन के बड़े अधिकारी थे, उनको भी हमने साथ बुलाया कि देखो तुम्हारे बच्चे कैसा कमाल करते हैं यहाँ आरोग्य पीठ से हमसे सीखकर। और उन बच्चों ने मात्र 1500 बच्चों ने 20 मिनट में ही 1500 रोगियों का ऑन द स्पॉट इलाज किया, जिसमें बड़े प्रोमिनेंट लोग थे। और उन्होंने खुद होकर कहा कि कमाल है, ये बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। तो इतना यूनिक चीज है ये, बच्चा भी सीख सकता है ऑनलाइन और ऑफलाइन, और अपने घर परिवार की कमर को, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनकी कमर, घुटना, गर्दन ठीक कर सकता है। बिल्कुल। यानी कोई भी इसे समझकर, सीखकर इसे प्रयोग में ला सकता है, ये संभव है। बिल्कुल ला सकता है। और हमने जैसी सीखने की प्रक्रिया भी डाली है भाई, सबको हम नहीं एक जगह बुला सकते। तो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, डिजिटल जो प्रक्रिया है, उसके इतने बढ़िया तरीके से हमने चीजों को डिजाइन किया है कि कहीं भी व्यक्ति अपने मोबाइल में, जैसे अब ये सारा प्रोग्राम मोबाइल में लोग देखेंगे, टीवी में लोग देखेंगे, तो अपने मोबाइल में ही देखकर वो सीख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा यूनिक तरीका हमने ट्रेनिंग का विकसित किया है। सर, हमने आपसे इतनी सारी बातें की, अब एक महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए कि हम इलाज कैसे करते हैं? जी, तो मुझे लगता है किसी एक अपने पेशेंट को बुला करके और उसके सामने ही अगर उनके ऊपर ही अगर इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो मुझे लगता है सबके लिए, दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि कैसे हमने उनके दर्द को डायग्नोज भी किया और ट्रीटमेंट भी किया। बिल्कुल। आइए।
तो मैं अभी इनको अर्धनारेश्वर चिकित्सा के अनुसार डायग्नोज करता हूं, यानी इनका निदान करता हूं। देखिए क्या क्या अंतर, तो ढांचा और केमिकल में क्या अंतर है। तो पहले मैं ढांचा, इनका ढांचा देखता हूं। दोनों पैर मिले हुए हैं और हम सभी देखेंगे इनको कि ये इनका, ये जो हल्का सा ये है, ढीला छोड़ दो, हाँ ढीला छोड़ो, नहीं रिलैक्स करो, गर्दन सीधी रखो। तो ये आप थोड़ा हल्का सा उस साइड घूम जाओ, घूम जाओ, उधर घूम जाओ, आप घूम जाओ बस। अभी जब हम ये देखते हैं तो दोनों को ऐसे देखने के बाद स्वाभाविक ही आप देखेंगे ये बाजू हल्की सी अलग है, क्योंकि ये इधर हिप बाहर निकला हुआ है, यानी जेड का आकार बन गया है। इसका मतलब है पेल्विक जो एरिया है वो ठीक नहीं है, इसीलिए इनका ये हिप हल्का इधर निकल गया है। दर्द के कारण व्यक्ति का सामान्यतः ये ऐसे करके हो जाता है। अब मैं इनका केमिकल देखता हूं, कंधों में तो नहीं है लेकिन पेल्विक एरिया टेढ़ा है। अभी मैं इनके एसिड एल्कलाइन चेक करता हूं, मुझे बताना राइट साइड पे ना दिखे या लेफ्ट साइड पे ना दिखे, ठीक है। इधर चुभाया और इधर मैंने दोनों तरफ हाथ का प्रेशर दिया, तो यहां हल्का इनको राइट साइड में पेन अधिक है, मतलब है इनका एल्कलाइन बढ़ा हुआ है। अगर ये एसिड बढ़ा हुआ होता तो लेफ्ट साइड में, और इनका और राइट में ही ये टिल्ट है। तो अभी इनका ट्रीटमेंट करते हैं। ये मैंने दोनों देखा। एक और चीज देख सकते हैं, पर वो स्वाभाविक है, हाथों की उंगलियां भी टेढ़ी होंगी ही। वो लिटा करके बाद में इनको देखूंगा कि इनके पैर भी छोटे बड़े होंगे ही, जिनको संतुलित करने की आवश्यकता होगी। तो अभी इनके ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को ऑन करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम LUCW, मतलब नेक क्लॉकवाइज को से शुरू करेंगे, क्योंकि सारी नर्व निकलकर ब्रेन की नीचे ही जाती है और स्पाइन का विषय है, कमर का दर्द का विषय है, इसीलिए हमें पूरे नर्व को नॉर्मल करना ही होगा। तो सबसे पहले अपनी 5 उंगलियों से लेफ्ट साइड से मैंने शुरू करता हूं, नेक के नीचे यहां हल्का सा प्रेशर देते हुए बाजू तक। जैसे ही मैं ये दूंगा तो इन्हें ये ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा लगेगा, और शोल्डर के जो मसल्स हैं वो गर्दन सीधी, पूरा यहां से वो भी रिलैक्स हो जाएंगे। और ये देखिए पूरा गर्दन पर भी मैंने ऐसे किया। प्रेशर में इतना दर्द तो नहीं हो रहा आपको? तो प्रेशर जो इनको दे रहा हूं वो इतना दे रहा हूं कि ये सहन कर सकें, लेकिन प्रेशर पर्याप्त है। पूरा बाजू तक जाने के बाद उसी तरह से वापस आना है, और मैं वापस आ रहा हूं, और कोई भी 1-1 इंच क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी प्रकार से भी मैं एक दे रहा हूं ऐसे। अब यहां से इधर मैंने इसको क्लॉकवाइज शुरू कर दिया, पूरे शोल्डर्स को रिलैक्स किया, यहां तक नेक को पूरा क्लॉकवाइज किया। इसके बाद हल्का सा यहां ऐसे पकड़कर एसएच पुल, यानी पॉइंट का नाम एसएच पुल जो मैं दे रहा हूं, ऐसे हल्का सा रिलैक्स। ये मैंने फ्रंट साइड से दिया है, इसको हम पीछे जाकर भी मैं ऐसे एसएच पुल यानी शोल्डर्स को पुल कर रहा हूं, रिलैक्स। अब इसके बाद मैं इन्हें नीचे लिटा करके ट्रीटमेंट दूंगा। तो आप बाईं तरफ करवट लो, पैर सीधे करके, हाँ पहले बाईं तरफ करवट लो, पूरा एक हिप पर चले जाओ, हाँ धीरे से नीचे लेट जाओ, वेरी गुड। अब सीधे सीधे लेट जाओ। अब मैं इनके पैरों को भी देखता हूं कि इनके पैरों में अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं है। तो रिलैक्स छोड़ दो, दोनों एड़ियों को मैंने मिलाया, तो मुझे हल्का सा ये वाला पैर जो लेफ्ट साइड वाला पैर है ये थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। तो उसके लिए मैं अपना हाथ मैंने यहां लगाया, जमीन पे रख के हल्का सा प्रेशर देके थोड़ा सा इसको मैंने खींचा। अब ये दोनों पैर समान हो गए। अब इन पैर के बाद अभी लंबर के रीजन को मुझे अलाइनमेंट करना है, तो उसके लिए मैं AP5 ट्रीटमेंट है ये। घुटना सीधा, रिलैक्स छोड़ दो, बॉडी ढीला छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं करना, शांत होकर केवल हाथों को ऐसे कर लो, नहीं नीचे रखो, ढीला छोड़ दो शरीर को, बिल्कुल टाइट नहीं करना। चलो सांस लो, मैं AP5 ट्रीटमेंट दे रहा हूं। ये मैंने सांस लो, छोड़ो, रिलैक्स। फिर से मैंने इसी को प्रक्रिया को दोहरा रहा हूं, रिलैक्स। पांचों उंगलियां यानी 10 की 10 उंगलियों को मैं पीछे की तरफ ट्विस्ट कर रहा हूं, जैसे कि लंबर के मसल्स में ट्रैक्शन आ जाए। ये 3 से 5 बार ऐसे किया, रिलैक्स। अब मैं एक एक उंगली छोड़कर
अगर आपको दर्द हो रहा हो तो मुझे बताना, दिक्कत हो रही है तो ये बताना, इवन अच्छा लगेगा। एक अंगूठा मैंने छोड़ दिया, रिलैक्स। फिर सांस भरो और मैंने ये 3 उंगलियों को पकड़ा लास्ट में, रिलैक्स। फिर आखिर की 2 उंगलियों को सांस भरो, रिलैक्स। फिर आखिर की 1 उंगली हल्की सी मैंने ये ट्विस्ट की, रिलैक्स। और फिर से 5 उंगलियों को यानी 10 की 10 उंगलियों को मैंने ऐसे रिलैक्स, एकदम ढीला। ये मैं ऐसे किया। फिर ये जो मेरा पैर का ये वाला एरिया है, हल्का सा मैंने इनको क्लॉकवाइज कर दिया, FP5 के बाद हल्का सा यहाँ और इधर भी कर दिया, जिससे कि इनके जो लंबर के मसल्स हैं उनमें इफेक्ट आ जाए। इसके बाद अब मैं इन्हें केमिकल पॉइंट अप्लाई करूंगा, क्योंकि इनका राइट साइड का दर्द था। तो अब इनके केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए मैं इनकी शुरुआत करता हूं राइट जंघा से। न्यूरोथेरेपी में अपोजिट डायरेक्शन में काम होता है। तो अभी मैंने राइट जंघा पर पहले 3 पॉइंट 1 2 3 बनाए और ऐसे मैंने जंघा पर हल्का प्रेशर इनसाइड की तरफ डाला 6 सेकंड के लिए। 5 6 मिडिल में 1 2 3 4 5 6 लोअर 1 2 3 4 5 6। अब इनके ये मैंने जो पॉइंट दिया है ये N4 दिया है, अब मैं N5 दे रहा हूं लेफ्ट जंघा पर। यहां 1 2 3 4 5 6 सेम जैसे मैंने राइट पर दिया था। तो 3 4 5 6 प्रेशर पर्याप्त दे रहा हूं मैं, लेकिन दर्द तो नहीं हो रहा। 6 अभी N4 के बाद N5 फिर N6 बाजू पर कॉनिक एल्बो के बाद 3 जगह में प्रेशर दूंगा, 1 2 3 1 2 3, लेकिन एक साथ दूंगा N6 पॉइंट के लिए। 1 2 3 4 5 6 मिडिल पॉइंट दोनों एक साथ, 1 2 3 4 5 6। मैं अपने शोल्डर ब्लेड से प्रेशर दे रहा हूं 5 6। इसी तरह से मैं लेफ्ट साइड भी इनके सेम उसी तरह की प्रक्रिया को अपना रहा हूं। लेफ्ट आर्म और लेफ्ट थाई दोनों एक साथ, 1 2 3 4 5 6 मिडिल 1 2, ये N7 पॉइंट में दे रहा हूं 6 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि इनका एल्कलाइन बढ़ा हुआ था इसीलिए मैंने इनके लेफ्ट आर्म के नीचे, क्योंकि मुझे राइट साइड की किडनी को एक्टिवेट करना है तो लेफ्ट साइड से मैं करूंगा। लेफ्ट आर्म के नीचे तकिया लगाया, ये मैंने बाजू शोल्डर ब्लेड के पास में प्रेशर और मेरी जंघा पर 3 पॉइंट पे मैं प्रेशर एक साथ दूंगा। 1 2 3 4 5 6। राइट हैंड मेरा वही रहेगा, लेफ्ट हैंड मिडिल में जाएगा। 2 3 4 5 6। राइट हैंड फिर वहीं रहेगा, लेफ्ट घुटने के जस्ट ऊपर रहेगा, घुटने से ऊपर, घुटने के ऊपर नहीं। ये 2 राउंड मैंने देने हैं, 1 2 3 4 5 6। मिडिल 2 3 4 5 6। प्रेशर पर्याप्त है लेकिन दर्द नहीं है, अगर दर्द होता तो मैं प्रेशर कम कर देता। 5 6 गुड। अब आपको धीरे से मेरी तरफ करवट लेना है। ये जो मैंने पॉइंट दिया है इसका नाम था RK1, अब मैं दूसरा पॉइंट दे रहा हूं उसका नाम है RK2। धीरे से मेरी तरफ करवट लेके ऊपर वाला पैर राइट पैर को या लेफ्ट पैर को इसके ऊपर, राइट पैर को इसके ऊपर रख दीजिए और लेफ्ट वाले को सीधा, इसको राइट को सीधा कर दीजिए। गुड। अभी मैं इधर से ही इनको RK2 ट्रीटमेंट दूंगा। जंघा पर 1 2 3 ऐसे प्रेशर, तो मैंने ये यहां प्रेशर दिया 3 4 5 6। ये मैं 4 से 6 सेकंड के लिए प्रेशर दूंगा, घुटने से ऊपर, घुटने के ऊपर नहीं, क्योंकि घुटने का जॉइंट, किसी भी जॉइंट पर हम न्यूरोथेरेपी में प्रेशर नहीं देते हैं। जॉइंट से ऊपर या जॉइंट से नीचे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये 2 राउंड मैंने इनको कंप्लीट किए। अब हल्का सा यहां से और हल्का प्रेशर दे दिया,
जिससे कि स्टिफनेस खत्म हो जाए। ये राइट किडनी को एक्टिवेट करने के लिए मैंने प्रक्रिया अप्लाई करी। सीधे लेट जाओ, ठीक से लेट जाओ। अब मैं LU1 यानी लंग्स को भी एक्टिवेट करने का काम करूंगा। हाथ धीरे से ऐसे वो भी हाथ ऊपर रख लो। गुड। पहले लेफ्ट साइड में, ये मैंने इसीलिए यहाँ पकड़ा जिससे कि सलवट न पड़े। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही राइट तरफ 3 4 12। गुड। अभी आप धीरे से पलट कर उल्टे लेट जाओ। मुझे पीठ पर ट्रीटमेंट देना है, पलट जाओ। वेरी गुड। पूरा चेस्ट के नीचे तकिया लगा लो, चेस्ट के नीचे तकिया लगा लो। वेरी गुड। और रिलैक्स होके लेट जाओ। अभी मैं पूरा स्पाइन सर्वाइकल से लेकर के और सैक्रल तक अपने हाथ की हथेली से क्लॉकवाइज करूंगा। गर्दन एकदम ढीली, किधर भी राइट लेफ्ट ले सकते हैं। तकलीफ हो तो मुझे बता देना। मैंने इस शर्ट को खींच के इसीलिए रखा है जिससे कि सलवट ना पड़े। हाथ से स्पाइन के ऊपर, रीढ़ के ऊपर एक एक वर्टेब्रा को मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूं। 2 से 3 बार क्लॉकवाइज कर रहा हूं, कोई भी वर्टेब्रा खाली ना रह जाए। फिर से यही काम करूंगा। ये स्पाइन के जो मसल्स हैं और स्पाइन से निकलने वाली जो नर्व हैं उनके लिए मैं दे रहा हूं। अब स्पाइन से थोड़ा सा राइट साइड में स्पाइन के साथ मैंने क्लॉकवाइज किया और फिर इधर लेफ्ट साइड में भी क्लॉकवाइज किया। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी कर सकते हैं। बस बस। अब मैं हल्की सी यहां से मसाज पीठ की पर मैंने दी। वेरी गुड। और लंबर जहां दर्द था उस जगह हल्की मैंने ऐसे घिसाई की। लंबर की घिसाई थोड़ा मैं और एक तरीके से करूंगा इस जगह पर। बस इसको लंबर घिसाई, L5S1 घिसाई बोल देते हैं। हथेली से हल्की सी मसाज करी, ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा मैं। अब ये हल्का राइट और हल्का लेफ्ट। बस ये कर हो गया। अभी पेल्विक में इनका देख रहा हूं तो मुझे पेल्विक इनका बैलेंस नजर आ रहा है। धीरे से करवट लेके सीधे लेट जाओ। तकिया सिर के नीचे लगाओ और आराम से करवट लेके बैठ जाओ। उधर बैठ जाओ। हाँ, वेरी गुड। चौकड़ी लगा के थोड़ा दिखाओ, थोड़ा थोड़ा देखो कमर में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी ठीक है ना? ठीक है। अभी आप धीरे से खड़े हो जाएंगे, पैर मिलाओ। काफी कुछ संतुलित हो गया। अब एसिड एल्कलाइन को भी थोड़ा सा हम बैलेंस करके देख लेते हैं। इधर घूमो, पैर मिलाओ। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बैलेंस है। हम देख पा रहे हैं कि अभी जो टिल्ट था मामला इनका, वो टिल्ट जो है वो इनका पहले से ठीक हो गया है। तो ये अर्धनारीश्वर के अनुसार न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट हमने कंप्लीट किया है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से कि कैसे अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी के माध्यम से यदि किसी को कमर का दर्द है तो कैसे चंद मिनटों में उस दर्द को दूर भगाया जा सकता है। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद थे आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समय के लिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस सत्र को यानी अपने इस कार्यक्रम को तो हमें यहीं पर समाप्त करना होगा। आपको बता दें कि अपने इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत ये 5वां संस्करण था, जिसमें हम बातचीत कर रहे थे कि अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी के माध्यम से कमर से जुड़े हुए रोग से कैसे निजात पाया जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अगला एपिसोड हम जल्द ही लेकर आएंगे। आप बने रहिए NCERT के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।